गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए मैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आई हूँ। 12th क्लास ज्योग्राफी जो बोर्ड परीक्षा के लिए आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग से आपको क्वेश्चन आएगा। तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है कि उन्नत तकनीक, कंप्यूटर, वैज्ञानिक शोध, गुणवत्ता, ये सारे पॉइंट आपको उसमें लेने हैं, है ना। क्या है कि उन्नत जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है ये उन्नत टेक्नोलॉजी है ना, मतलब कि उन्नत टेक्नोलॉजी का यूज करती है। इसमें कंप्यूटर्स होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं और शोध और गुणवत्ता युक्त उद्योग होता है, कंपनी होती है। ठीक है, उस कंपनी में जो होती है हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, वो क्या कहलाता है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विनिर्माण को। तो विनिर्माण क्या है, नई वस्तु का निर्माण करना विनिर्माण कहलाता है। यांत्रिक या रासायनिक परिवर्तन मशीनों द्वारा, है ना। कोई भी उद्योग, कोई भी चीज जब हम बनाते हैं तो किसके द्वारा बनाते हैं, मशीनों द्वारा बनाते हैं। तो मशीनें क्या करती हैं, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए रासायनिक या यांत्रिक परिवर्तन बस कर देती हैं किसी भी चीज का, है ना। तो कि कोई भी नई वस्तु का निर्माण करना विनिर्माण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम कोई भी उद्योग स्थापित करते हैं तो बिना मशीनों के हम उद्योग स्थापित नहीं करते। और जो हमारी मशीनें होती हैं वो मशीनें हमारी किससे बनी होती हैं, लोहे से बनी होती हैं। हमारी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है वो किससे बनी होती है ना, लोहा, लोहा उसमें यूज होता है। इसलिए कोई भी कंपनी, कोई भी उद्योग जब स्थापित होता है तो उसमें क्या, उसमें सबसे पहले जो यूज होता है वो लोहे का होता है। इसलिए जो आधार होता है वो किसका होता है, लोहा इस्पात का। इसलिए लौह इस्पात को उद्योग, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका चलवासी पशुचारण। तो चलवासी पशुचारण के पॉइंट है जीवन निर्वाह उद्देश्य, प्राचीन पद्धति, एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना। तो चलवासी पशुचारण से सबसे ही आपको समझ में आ रहा है कि चलवासी पशुचारण क्या है, जीवन निर्वाह उद्देश्य से किया जाता है। जैसे भेड़ बकरी पालन है, गाय पालन है, भैंस पालन है। लोग क्या करते हैं कि इन पशुओं को पालते हैं और रात को अपने घर में बांध के रखते हैं और सुबह जंगल को ये चराने और पानी के लिए बाहर लेके जाते हैं। फिर शाम टाइम वापस लेके आते हैं और अपने घर में बांध या फिर अपने बाड़े में उनको बांध लेते हैं। दूसरे दिन फिर वही प्रोसेस करते हैं। और अगर ऐसा होता है कि जैसे किसी जगह जहाँ पे वो तालाब पानी यानी सूख जाता है या फिर घास खत्म हो जाती है तो वो दूसरा क्षेत्र चुन सकते हैं। तो वो उस स्थान से को छोड़कर दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को ले जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं चलवासी पशुचारण। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है जीवन निर्वाह के लिए होता है। जो पशुधन होता है वो उनकी जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किया जाता है कि उनको उनसे प्रोडक्ट भी मिले, है ना, और उनकी जो जीवन निर्वाह करने के लिए आय धन है वो भी आए। ठीक है, तो जीवन निर्वाह है, प्राचीन पद्धति है, पुराने जमाने से ही चलता आ रहा है पशुचारण, चलवासी पशुचारण। और ये एक स्थान पर बंध के नहीं रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान इनको ये जाते रहते हैं पशु। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्यिक पशुधन पालन। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट ये वाणिज्यिक पशुधन पालन व्यापारिक उद्देश्य होता है, आधुनिक पद्धति होती है और निश्चित स्थान होता है। इसमें क्या बताया, जैसे चलवासी पशुचारण में जीवन निर्वाह के लिए था, लेकिन जो वाणिज्यिक है वो व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है। व्यापार के उद्देश्य किससे किया जाता है। दूसरा है आधुनिक पद्धति। इसका जो वाणिज्यिक पशुधन में है इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और निश्चित स्थान होता है। इसमें पशुओं को बाहर चराने या पानी के लिए बाहर नहीं ले जाया जाता। एक बाड़ा, उनका एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में सारे पशुओं को इकट्ठा रखा जाता है। वहाँ पे उनकी चारा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और ये जो मुख्य उद्देश्य होता है उनका व्यापार का होता है, लाभ अर्जन करने के लिए पशुपालन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ सेवा। अभी तक आपने पढ़ा है प्राथमिक सेवा, है ना, प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, या फिर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ओके, तो आपने को पता है कि प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्रकृति,
कृषि से संबंध, कृषि पशुपालन, ये क्या प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या विनिर्माण का काम किया जाता है। तृतीय क्षेत्र में हमारी सारी सेवाएं आ जाती हैं, परिवहन की, शिक्षा की, चिकित्सा की, बैंक की, ये सारी सेवाएं हैं। चतुर्थ हमारी चतुर्थ सेवा जो है सूचना व अनुसंधान आधारित है, और मानसिक श्रम अधिक और शारीरिक श्रम कम। मतलब कि जो हमारा चतुर्थ श्रेणी का वर्ग है, चतुर्थ सेवा है, इसमें आपको मानसिक रूप से थोड़ा मानसिक परिश्रम करना पड़ता है, आपको फिजिकल परिश्रम नहीं करना पड़ता, शारीरिक श्रम की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें शोध और अनुसंधान के कार्य किए जाते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, जिससे हमारे देश का विकास होता है। और जैसे रोबोट है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी, रॉकेट है ना, जो अनुसंधान का काम होता है वैज्ञानिक लोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, चतुर्थ सेवा कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनसंचार साधन। तो जनसंचार साधन क्या है, हमारी जनता को या हमारे लोगों को कौन कौन से ऐसे संचार के साधन है जिससे समाचार उनको प्राप्त होता है। सॉरी, तो है डाक, तार, फोन, टेलेक्स, फैक्स, रेडियो, टीवी, इंटरनेट और सैटेलाइट या उपग्रह। ये सारी चीजें हैं, संचार के साधन है, जिनसे कोई भी व्यक्ति घर बैठे सारे दुनिया में, विश्व में कोई सी भी जो घटना घट रही है, कोई सा भी समाचार जो भी कोई सा भी समाचार है, वो उनको घर बैठे मिल जाता है। तो ये क्या कहलाता है, जनसंचार के सभी साधन है। नेक्स्ट है जल परिवहन के लाभ। अब जल परिवहन सबको पता है कि जल परिवहन जल से संबंधित है ना। तो जल परिवहन के लाभ क्या क्या है, जल परिवहन के लाभ है मार्ग निर्माण में व्यय नहीं, है ना। जैसे हमको सड़क परिवहन में तो सड़क बनानी पड़ेगी, रेल परिवहन में हमको रेल की पटरियां बिछानी पड़ेंगी, लेकिन जल मार्ग से अगर परिवहन होता है तो हमें इसमें व्यय की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि नदियां हैं, महासागर या सागर हैं, तो ये क्या है, इनमें हमें मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो जल में मार्ग निर्माण में व्यय नहीं करना पड़ता है, सस्ता और सुगम होता है, और ऊर्जा भी कम खपत होती है। ठीक है, तो ये है जल परिवहन के लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुएज नहर और पनामा नहर। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सुएज नहर क्या है, ये मिस्र देश में है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, 165 किलोमीटर लंबी, 65 किलोमीटर चौड़ी और 11 किलोमीटर गहरी है। ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। वन लाइनर में भी आ जाता है कि सुएज नहर कौन कौन से सागर को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, सुएज नहर किस देश में है, तो सुएज नहर मिस्र देश में है। और तो ये वन लाइनर में भी आ सकता है और अंतर में भी आ सकता है, और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में भी आ सकता है। तो आप सारे ये फैक्ट याद कर लीजिएगा इसके। ठीक है, और ये सबसे व्यस्ततम जल मार्ग है सुएज नहर का, क्योंकि ये सुएज नहर मिस्र जो देश है उसके चारों तरफ जो कंट्रियां हैं, वो आसपास के देशों से जो यातायात के साधन है, मतलब यातायात के जलमार्ग के जो साधन है, आयात और निर्यात का कार्य इस मार्ग से सबसे अधिक होता है, इसलिए इसको व्यस्ततम जलमार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पनामा नहर। पनामा नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और ये 80 किलोमीटर लंबी, 90 किलोमीटर चौड़ी और 12 किलोमीटर गहरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या कहलाता है, भिन्न भिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का से ही समझ रहे होंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब पूरे विश्व में व्यापार हो रहा है, पूरे विश्व में आयात निर्यात किया जा रहा है, पूरे विश्व में एक देश से दूसरे देश हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, और अपने तैयार माल को या कच्चा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। तो ये जो व्यापार किया जाता है, एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है, वो क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि जो भी क्वेश्चन अभी मैं ला रही हूँ एग्जाम के पर्पज से ही ला रही हूँ, और इसमें अभी मैं शॉर्ट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, और मैं सिर्फ अभी जो मेन पॉइंट है सिर्फ वो मेन पॉइंट ही आपको दे रही हूँ। तो सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।